Good morning, students. Once again, I am here before you with second last topic and last topic of class 10th. In previous topic, you had read about the strange case of Britain and the unification of Germany and Italy. And today, you have to open the page number of 23 of history book, and your today's topic is now visualizing the nation. Visualizing means imagination. तो विजुअलाइजिंग द नेशन किसी भी राष्ट्र का कल्पना करना। पर उसके पहले अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, अपना एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता ऐ दोस्त, मांगने से कुछ नहीं मिलता ऐ दोस्त, अपने हर एक कदमों में नया विश्वास पैदा कर। नाउ विजुअलाइजिंग द नेशन। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, किसी भी राजा और किसी भी मूर्ति को चित्रित करना आसान होता है। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन, बट किसी देश का चित्र बनाना, देश को एक मानव का रूप देना आसान नहीं होता है। Artists in the 18th century and 19th century found a way out by personifying a nation. 18th century और 19th century के जो आर्टिस्ट थे, यू हैव रीड इन क्लास 9 पॉलिटिकल सिंबल लाइक ब्रोकन चेन और स्क्रिप्चर्स। तो जो 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट होते थे वे एक राष्ट्र को मानव का रूप देते थे, मानव का फिगर वे बनाते थे। जैसे आप इन द केस ऑफ इंडिया आपने सुना होगा भारत माता की जय, तो भारत माता की भी एक फिगर बनाई गई है, बिकॉज द नेशनलिस्ट और द रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया वे आर इंस्पायर्ड विथ दिस सिचुएशन। तो वैसे ही आर्टिस्ट किसी भी देश का एक चित्रित करते थे देश को, जो एक आसान नहीं होता। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वेयर ए पर्सन, और किसी भी देश को एक मानव का रूप प्रदान किया करते थे। नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, और उस समय राष्ट्र को एक महिला का रूप दिया जाता था। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. और किसी भी देश का जो वह महिला का रूप दिया जाता था, उस महिला का उस देश से कोई भी संबंध नहीं होता था, मतलब वो महिला उस देश में होती नहीं थी। इट वॉज ओनली इमेजिनेशन ऑफ आर्टिस्ट। यह किसी भी कलाकार का एक केवल कल्पना होता था और एक महिला का रूप प्रदान कर दिया करते थे। रादर इट्स आउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जबकि एक अमूर्त धारणा पर, अमूर्त विचार पर ये बल देते थे। ऑफ द नेशन कंक्रीट फॉर्म, और उस देश के मूर्त रूप में विश्वास करते थे, मतलब उस देश का एक अमूर्त विजन लेकर एक मूर्त रूप में उनका जो आइडिया होता था वह रियलिस्टिक हुआ करता था। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन, और तब से किसी भी राष्ट्र के लिए वह जो पोर्ट्रे होता था, वह फिगर होता था, वह एलेगरी रूपक पहचान बन जाया करता था। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलेगरी, जो कलाकार थे वुमन के पहचान, वुमन के रूपक में यूज किया करते थे, टू पोर्ट्रे आइडियाज, चित्रित करते थे वुमन को, उनके विचारों को, एज लिबर्टी, रेड कैप आपने देखा होगा, जस्टिस, ब्लाइंड फोल्डेड वुमन आपने देखा होगा, एंड द रिपब्लिक, गणतंत्र के रूप में। दीज आइडियल्स, ऐसे जो विचार थे वे रिप्रेजेंट किए जाते थे, उदाहरण के रूप में दिए जाते थे, थ्रू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कोई खास वस्तु के रूप में, और सिंबल, प्रतीक, चिन्हों के रूप में।
एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, जो लिबर्टी की जो पहचान थी, आज़ादी की जो पहचान थी, जो पोर्ट्रे किया गया था, आर द रेड कैप, लाल टोपी के रूप में, और द ब्रोकन चेन, हथकड़ी टूटने फ्रीडम के रूप में दिखाया गया था। वाइल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल, और जस्टिस को दिखाया गया था कि कैसे एक वुमन के आँख पे पट्टी बंधा हुआ है और अपने हाथ में तराजू ली हुई है, जो आजकल आप आम रूप में कोर्ट में कचहरी में देखते हैं, तो उसे जस्टिस के रूप में दिखाया गया था। सिमिलर फीमेल एलेगरीज वेयर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट, ऐसे ही रूपक, ऐसे ही पहचान खोजे गए कलाकारों के द्वारा इन द 19th सेंचुरी में टू रिप्रेजेंट द नेशन, राष्ट्र की पहचान बनाने के लिए। इन फ्रांस में सी वॉज क्रिश्चियन मारियान, और जो फ्रांस का रूपक बनाया गया, फ्रांस देश के लिए जो वुमन का रूपक बनाया गया, उसे मारियान नाम दिया गया। यू कैन वॉच इन पेज नंबर 23 एंड फिगर नंबर 16, यहाँ मारियान को दिखाया गया है। तो फ्रांस के लिए जो एलोगरी बना, उसका नाम क्रिश्चियन मारियान नाम दिया गया उसे। ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो एक पॉपुलर नेम था क्रिश्चियन के रूप में फ्रांस में, वॉय विच अंडरलाइंड द आइडियाज ऑफ द पीपल नेशंस, और फिगर के नीचे यह लिखा गया कि यह जो फिगर है, यह पूरे फ्रांस के लोगों का विचार है। कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर ड्रोन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, और उस मारियान की जो सबसे बड़ी पहचान थी, विशेषता थी, वह यह थी कि आज़ादी और गणतंत्र के रूप में उसे दिखाया गया। लाइक द रेड कैप, लाल टोपी, द ट्राई कलर, फ्रांस का जो झंडा चूज किया गया था, द कोकेड, कल की सर पे स्पेशल बांधा जाता था, उसे बनाया गया मारियान को। स्टैचूज ऑफ मारियान वी आर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर, और इस प्रकार जब वह उनका एलोगरी बना मारियान को, तो मारियान का जो स्टैचू था, मूर्ति था, वह चौक चौराहे पर लगाया गया, टू रिमाइंड, यह याद दिलाने के लिए, द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, राष्ट्र की एकता के रूप में इसे दिखाया गया, एंड टू परसुएड, यह मनाने के लिए, देम टू आइडेंटिफाई विथ इट, कि यह जो मारियान है वह किसी एक जाति, धर्म, नस्ल के लिए नहीं, बल्कि पूरे फ्रांस के लोगों के लिए है। तो एकता की दिखाने के लिए ऐसे आर्टिस्ट किसी भी देश को एक रूप प्रदान करते थे। मतलब द मेन विजन ऑफ टू रिप्रेजेंट एज ए नेशन एज एलेगरी दैट टू स्प्रेड द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए ऐसा यह किया जाता था। और बाद में मारियान इमेजेज, मारियान के जो फोटो होते थे, वे आर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प्स, पोस्टल स्टाम्प पे और सिक्कों पर भी बाद में उसे बनाए जाने लगे मारियान के फिगर को। उसी प्रकार सिमिलरली, उसी प्रकार जर्मेनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन, जैसे फ्रांस के लिए मारियान हुआ, उसी प्रकार जर्मेनिया जर्मनी के लिए रिप्रेजेंट किया गया। इट मीन्स जर्मेनिया वॉज द एलेगरी ऑफ जर्मनी इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इस जर्मनी के कल्पना के लिए, एक पहचान देने के लिए, जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। आप देखेंगे फिगर 17 में, पेज नंबर 23 के सबसे नीचे फिगर 17 में, कि कैसे जर्मेनिया को रिप्रेजेंट किया गया है, और उसके माथे पे, सर पे ओक लीव्स, बलूत का पत्ता लपेटा गया है। बलूत एक्चुअली यूरोप में मिलते हैं, तो बलूत का पत्ता को लपेटा गया है, क्योंकि जर्मनी में इस बलूत के पत्ता को वीरता के रूप में दिखाया जाता है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, हीरोइज्म रेफर्स टू वीरता के रूप में दिखाया गया है। तो हर देश के आर्टिस्ट अपने अपने देश को अलग अलग रूप में पेश करते थे, ताकि राष्ट्रवाद का विकास हो जाए। योर क्वेश्चन हियर, who were Marian and Germania? Who were
Marian and Germania. What was the importance of the way? What was the importance of the way in which they were portrayed? What was the importance of the way in which they portrayed? The world is facing with corona, and something you are facing with such type of a subject, history. This is not less than the corona, but I hope that all of you are in better zone. Now page number 24. Here is also same like class 9. Meaning of the symbols. You have to write in the note copy. Is importance for you. मीनिंग ऑफ द सिंबल लाइक एट्रीब्यूट एक तरफ और सिग्निफिकेंस मतलब फिगर और उसका जो महत्व था, लाइक द ब्रोकन चेन बीइंग फ्रीड लिबर्टी के रूप में। ब्रिस्टस विथ ईगल बाज का चित्र था, इसका मतलब था जर्मनी के लिए स्ट्रेंथ मजबूती का। क्राउन ओकलिप्स बलूत का जो ताज होता था, हीरोइज्म वीरता के रूप में। शोड तलवार, रेडीनेस टू द फाइट हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए रूप में। ओलिव ब्रांच अराउंड द शोड, ओलिव का जो तना होता था जो इसमें तलवार के साथ उसे दिखाया गया विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति बनाने के लिए। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जर्मनी के झंडा के रूप में। एंड रेज ऑफ द राइजिंग सन, सूर्य की किरणें को दिखाया गया था कि बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, नई सदी की शुरुआत के रूप में। तो नाउ योर लास्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इन द बिगिनिंग for the spread of revolutionary ideas, the revolutionaries started nationalism, but after 1875 the word nationalism changed in imperialism. प्रारंभ में जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्र में राष्ट्रवाद को बढ़ाने की जो धारणा थी, विचार थी, वो बाद में बदल गई जब सब देशों, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री का यूनिफिकेशन हो गया, वहाँ मोनार्की को रिमूव किया गया, डेमोक्रेसी लाया गया। तो ये जो विजन था नेशनलिज्म का वह हट गया और यह विजन चेंज हो गया इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद में एक दूसरे देश को लूटने और उस पर चढ़ाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कैसे? By the last quarter of the 19th century, last quarter means after 1875, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment. प्रारंभ में जो नेशनलिज्म का जो विचारधारा था, जो भावना था, वह नहीं रहा ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी तक, बट बिकेम ए नैरो क्रीड। अब उसकी धारणा संकीर्ण हो गई विथ लिमिटेड इंड्स, जिसका जो अंत था बड़ा ही बुरी तरीका से हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान आफ्टर 1875 एंड ऑनवर्ड्स, नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट। नेशनलिस्ट में, राष्ट्रवादियों में, क्रांतिकारियों में जो असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी ऑफ ईच अदर, हर देश के लोगों में, एंड एवरी रेडी टू गो टू द वॉर, और हर देश एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार रहने लगा। द मेजर यूरोपियन पावर्स, और जो भी यूरोप के जो मेजर कंट्रीज थे लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, रसिया, ये कंट्रीज थे, इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन, और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को, राष्ट्रवादी भावनाओं को एक गंदा करने लगे ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम। अपने साम्राज्यवादी भावनाओं के चलते इनकी जो भावना थी वो दूषित हो गई, गंदी होती चली गई। यू हैव रीड इन क्लास 9 दैट व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, एंड योर आंसर वाज इम्पीरियलिज्म। आप वही पढ़ रहे हैं कि कैसे यह स्थिति
आगे बढ़ी तो वर्ल्ड वार हुआ था। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkan। 1871 के बाद यूरोप में जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी तनाव का जो कारण बना वह एरिया था, और वह एरिया था बाल्कन रीजन। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन। बाल्कन रीजन जो था वह भौगोलिक रूप से और नस्लीय रूप से कई विभिन्नताओं में बटा था और कई देशों से मिलकर बना था। कंप्राइजिंग मॉडर्न डे, आज यदि आप यूरोप में उस बाल्कन एरिया को ढूंढेंगे तो आपको आज का जो वर्तमान देश मिलेगा उसमें जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटीनेग्रो, आज के जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, दैट टाइम दे वे द पार्ट ऑफ द बाल्कन रीजन्स, ये सब बाल्कन के भाग हुआ करते थे उस समय। हुज इनहेबिटेंट्स, इनके जो मूल निवासी हुआ करते थे, वे आर ब्रॉडली नोन एज द स्लाव, और सब सामूहिक रूप से बाल्कन रीजन के जो इनहेबिटेंट्स थे उनको स्लाव कहा जाता था। A large part of the Balkan was under the control of the Ottoman Empire, और बाल्कन एरिया का ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग था वह ऑटोमन एम्पायर उस पर राज करता था, रूल करता था। और तब द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, जैसे जैसे बाल्कन में भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो in the Balkan, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made this region very explosive। वैसे वैसे जर्मनी का जब विघटन प्रारंभ हुआ वैसे वैसे वहाँ की स्थिति और भी खराब होती चली गई। वहाँ के लोग और इन्फ्यूरिएटेड होने लगे, गुस्साने लगे, क्रोधित होने लगे, बिकॉज दे वांटेड फ्रीडम लाइक द अदर कंट्रीज। वो भी आज़ादी चाहते थे लेकिन ऑटोमन एम्पायर उसे आज़ाद नहीं कर रहा था। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी, यह 19th सेंचुरी तक प्रक्रिया चलती रही। द ऑटोमन एम्पायर हैड शाउट टू इंस्टेंथेन, वहाँ के जो रूलर था ऑटोमन एम्पायर उस एरिया में मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। इटसेल्फ दो मॉडर्नाइजेशन करके, एंड इंटरनल रिफॉर्म, आंतरिक सुधार करके वह उनकी जो डिमांड थी वो जो नेशनलिज्म को दबाने का प्रयास किया ऑटोमन एम्पायर, बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन सफलता नहीं मिली। वन बाय वन, और इस प्रकार एक एक करते हुए इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट्स ब्रोक अवे। बाल्कन रीजन से एक एक एरिया टूटने लगा, विखंडित होने लगा, अलग होने लगा। इट्स कंट्रोल ऑटोमन एम्पायर के नियंत्रण से हटने लगा, एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्र घोषित करने लगे वहाँ के क्षेत्र, वो उसके जो भाग थे। द बाल्कन पीपल्स बेस्ट देयर क्लेम्स, बाल्कन एरिया के जो लोग थे वह दावा करते थे फॉर इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी का, और पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार का, ऑन नेशनलिटी, राष्ट्रीयता पर, एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव, और अपने देश के इतिहास की गाथा गाते थे, उसका हवाला देते थे। टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंस, वे कहते थे कि मैं भी कभी आज़ाद हुआ करता था, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड, लेकिन तुम लोगों ने धीरे धीरे हमें हमारे देशों को अपने एरिया में मिला लिया बाय फॉरेन पावर, विदेशियों के द्वारा। जैसे इंडिया भी की जो हाल थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ऐसा ही था। हेंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट, इस प्रकार जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाएं थी इन द बाल्कन में, थ्रू ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, और बहुत पहले से खोई हुई अपनी आज़ादी को पाने के लिए वे बेकरार हो गए और बाल्कन रीजन के खिलाफ अपना आज़ादी की मांग करने लगे। एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, जैसे जैसे
बाल्कन रीजन के विभिन्न राष्ट्रवादी संघर्ष अपनी पहचान को बताने के लिए अपनी स्वतंत्रता को मांग करने लगे बाल्कन रीजन में। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और तब बाल्कन एरिया घोर तनाव का कारण बनता चला गया, गहरा तनाव का कारण बनता चला गया। द बाल्कन स्टेट्स, बाल्कन के जो राज्य थे, वे आर फाइटली जेलस, आपस में बड़ी जलते थे एक दूसरे से, ऑफ ईच अदर, एंड ईच होप्ड, और हर उस रीजन की आशा होती थी टू गेन मोर टेरिटरी, दूसरे पर चढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मैं लूट लूँ, ऐसी उनकी भावना थी। एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, एक दूसरे से अपने एरिया को फैलाने का विचार हमेशा रहता था। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैटर और गहरा होता चला गया, बिकॉज क्योंकि द बाल्कन ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर रिवलरी। एक तो बाल्कन एरिया के जो राज्य थे वे आपस में लड़ते थे, और एक तरफ मेजर कंट्रीज की नज़र उस बाल्कन एरिया पर पड़ी, और तब वहाँ प्रतिस्पर्धा और बढ़ता चला गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल में, इट मीन्स आफ्टर 1875, देयर वॉज एन इंटेंस रिवलरी, बहुत गहरी प्रतिस्पर्धा होती चली गई अमंग द यूरोपियन पावर, उस यूरोप के मेजर कंट्रीज के बीच, ओवर ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, एंड कॉलोनीज, उपनिवेश को लेकर, एज वेल एज नेवल, नौसेना को लेकर, एंड मिलिट्री माइट, अपनी सेना को लेकर, अपना अपना दबदबा बनाने के लिए इन देशों में तनाव बढ़ता चला गया। दीज रिवलरीज, ये जो मेजर कंट्री थे, ऐसे जो प्रतिस्पर्धी देश थे, वे वेरी इमिनेंट, यह निश्चित हो चुके थे, इन द वे कि द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड, ऐसे भाव में वे बहते चले कि कभी बाल्कन एरिया का सॉल्यूशन निकला नहीं। और इच पावर, हर देश लाइक द रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, वॉज किन, हमेशा ये देश उत्सुक रहते थे, ऑन काउंटरिंग, अटैक करने पर, द होल्ड ऑफ अदर पावर, दूसरे देशों पर, ओवर द बाल्कन एरिया के लिए, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल, और अपना नियंत्रण फैलाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, ओवर द एरिया, उस बाल्कन एरिया को इनक्रोच करने के लिए, सबजुगेट करने के लिए, लूटने के लिए। और इस परिस्थिति में दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ ए वॉर, और जब युद्धों का सिलसिला जारी हुआ इन द रीजन, इस बाल्कन रीजन में, एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और अंत हुआ, हस्र हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में। यू हैव रीड इन क्लास 9 द इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट was that the Austrian king, prince and wife आर्कड्यूक फर्डिनेंड किल्ड। तो इमीडिएट कॉज था, मेन कॉज तो ये जो था वह इम्पीरियलिज्म था, इम्पीरियलिस्टिक आइडियाज थे, और इस प्रकार वर्ल्ड को, यूरोप को वर्ल्ड वार फर्स्ट के रूप में दिया गया। तो आपने देखा कि कैसे फ्रेंच आर्टिस्ट नेशनलिज्म को प्रारंभ किया और अंत हुआ इस imperialism से। Once again, I want to request that your chapter has completed now, and you should complete all the questions given by me by the help of videos, as well as the assignment given by the help of the WhatsApp. Thank you, and have a and make a nice day.